वेलकम बैक। चलिए आज हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। जब विद्युत धारा किसी सुग्राही है ना, सुग्राही मतलब सुचालक विलयन या द्रव में से होकर प्रवाहित की जाती है, तब विद्युत धारा उस विद्युत सुग्राही विलयन पर प्रभाव डालती है ना। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इसी को हमको समझना है। तो चलिए ठीक है। विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेकर के उसमें धातु की दो छड़ों को डुबाया जाता है। फिर धातु की एक छड़ को सेल की बैटरी के धनात्मक सिरे से जिसको कि धन ध्रुव कहते हैं, तथा दूसरे छड़ को ऋणात्मक ध्रुव सिरे से जिसको कि ऋण ध्रुव कहते हैं, कनेक्ट करने पर या जोड़ने पर उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में सुग्राही विलयन अपने अवयवों में विभाजित होता है ना। जैसे ही हम उसमें दो इलेक्ट्रोड डालकर या दो छड़ को डालकर जब बैटरी के धन और ऋण ध्रुव से जोड़कर परिपथ बनाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब विलयन अपने अवयवों में टूटना शुरू हो जाता है। इसके पहले हम लोग विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पानी भी अपने अवयवों में टूटने लग जाती है ना। तो यहाँ पर हमने विद्युत सुग्राही या सुचालक विलयन पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवों में टूटने लगता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक प्रभाव डालती है ना। अब उसके कारण इलेक्ट्रोडों पर कुछ परिवर्तन होते हैं, है ना। कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तभी हम जान सकेंगे कि यहाँ पर रासायनिक प्रभाव हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये प्रभाव क्या हो सकते हैं, देखिए, जैसे कि गैस के बुलबुले निकलना, है ना। धातु का इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाना, धातु जो है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाती है, या विलयन के रंग में परिवर्तन का होना। ये सभी लक्षण एक साथ अथवा अलग अलग होता है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। अब इस प्रकार से प्रयुक्त उपकरण को वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टामीटर का वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, वह एनोड तथा ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है। वोल्टामीटर के बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर, है ना। जो वोल्टामीटर का बाह्य परिपथ होता है उसमें धारा जो है एनोड से कैथोड की ओर, तथा विलयन के अंदर धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है। मतलब इस प्रकार से यहाँ चित्र में देखिए, जैसे मान लीजिए यह एनोड है और ये कैथोड है। अब यहाँ पर धारा जो है बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर ऐसे बहेगी। अब विलयन के अंदर कैथोड से एनोड, तो कैथोड से एनोड, या यहाँ कैथोड है तो कैथोड से एनोड की ओर, माने यह इस प्रकार से चक्कर लगाते रहती है। समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है। अब किसी पात्र में अम्लीय जल, जैसे कि इसमें देख लिया अम्लीय जल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी, है ना। पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद उसमें ले करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पानी का एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के मिलने से बनती है ना। तो जब उसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाती है ना। इसी प्रकार नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसका विघटन सोडियम और क्लोरीन में होगा, क्योंकि नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है ना। इलेक्ट्रोडों के पास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं
विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये चित्र जो है वोल्टामीटर कहलाता है। ठीक, अब हम देखेंगे किसी फल या एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत अपघटन या विद्युत चालन, है ना। फल एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत चालन, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, ये चित्र है, ये आलू है, आलू को 2 टुकड़ा में काट दिए हैं, है ना। चुंबक की सुई है, यहाँ पर हम लोग बैटरी लगा दी है। ये इस प्रकार से रहता है तो उसको बैटरी कहते हैं, और सिर्फ एक ही रहेगा प्लस और माइनस, उसको हम लोग सेल कहते हैं, है ना। और सेल जो है, बहुत सारा सेल को एक में जोड़ दिया जाता है, तब की स्थिति में उसको बैटरी कहते हैं। अब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं, है ना, इसमें विद्युत चालन होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से आलू को हम लोग 2 बराबर भागों में काट लेते हैं और फिर इस प्रकार से परिपथ बना लेते हैं, है ना। अब कैसे परिपथ बनाएंगे? 2 ठो छड़ को इसमें गड़ाएंगे, इसके कोने में चुंबकीय सुई लगा देंगे और उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, है ना। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई जो है घूमने लग जाती है, और यहाँ पर जो तार या छड़ जो है हम लोग आलू में गड़ा करके रखे हैं, उसके एक तार में नीला हरा कलर का धब्बा सा दिखाई देता है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई धब्बा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार, है ना, हम देखेंगे कि बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ही नीला हरा धब्बा बनता है। ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, देख छोटा सा बिंदु दिया है, इसका मतलब धब्बा यहीं पर बनता है। विद्युत धारा आलू में से होकर प्रवाहित होती है तथा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। अब चलो देखते हैं विद्युत चालन, विद्युत लेपन, है ना। विद्युत लेपन, आप लोग बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे सामग्रियों को देखे होंगे जिसमें पॉलिश के कारण, पॉलिश लगे होने के कारण चमकदार होता है, चमकते रहता है ना। जैसे साइकिल का हैंडल है, मोटरसाइकिल का क्या बोलते हैं, रिंग है ना, नई कार है, ये चमकते रहता है। और जब उसमें खरोंच आ जाती है तो उसका चमक खत्म हो जाता है। कहने का मतलब चमकदार जो परत होती है वह हट जाती है और उसके नीचे की सतह चमकदार दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार कुछ आभूषणों को भी आपने देखा होगा कि सस्ती धातुओं को बना करके उसमें महंगी धातु जैसे सोने और चांदी की परत चढ़ा दी जाती है ना। इन परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। अब वो कैसे चढ़ाई जाती है, इसको हम लोग यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। तो एक बीकर में 200 मिलीलीटर आसुत जल लेंगे, उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का डालेंगे और विलयन बना लेंगे। कॉपर सल्फेट नीला होता है और फिर उसको डाल के विलयन बना लेंगे, है ना। अब अधिक चालक बनाने के लिए इस विलयन में 2-3 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। उसको चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की 1-2 बूंद मिलाएंगे। अब 10 गुणित 1 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेटों को रेगमाल से साफ करके पानी से अच्छी तरह उसको धोएंगे और फिर सुखाएंगे। अब उसके पश्चात प्लेटों को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ देंगे और फिर उन्हें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो देंगे। परिपथ को लगभग 15 मिनट के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने देंगे और फिर उसके पश्चात बाहर निकालकर उसको देखेंगे कि उसमें कोई परत चढ़ी हुई दिखाई दे रही है या नहीं। ठीक है, तो इस परत का रंग और इस परत का अगर मान लीजिए उसमें परत चढ़ी हुई है तो उसका रंग कैसा है ना। तो इस प्रकार से बैटरी के टर्मिनलों को नोट कीजिए, नोट करके रखना है कि वह किससे इस प्रकार से जुड़े होते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, एक बीकर लिए हुए हैं, उसमें 200 मिलीलीटर आसुत जल लेते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन उसमें डालते हैं, है ना, उसको घोल लेते हैं, फिर उसके चालकता को बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं।
तांबे की 2 ठो प्लेट ले लेते हैं, एक ठो एनोड होता है, एक ठो कैथोड होता है, एक ठो बैटरी ले लेते हैं और दोनों को इसमें से इस प्रकार जोड़ देते हैं, है ना। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर तथा सल्फेटों में विभाजित हो जाती है, अपघटित हो जाती है। अब स्वतंत्र कॉपर जो होता है वह बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ी प्लेट की ओर आकर्षित होती है, ऋण ध्रुव की ओर जुड़ी, है ना, ऋण ध्रुव की ओर जुड़ी प्लेटों की ओर आकर्षित होता है और प्लेट पर अवक्षेपित हो जाता है, माने प्लेट में जाके चिपक जाता है। विलयन में कॉपर की कमी होती है ना, इसकी पूर्ति दूसरे इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर का होता है, तांबे का होता है, वहाँ से की जाती है। ठीक है, यह विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जितना कॉपर हो तो कम होता है ना, वह पुनः विलयन को प्राप्त हो जाता है। ठीक, यह प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है ना, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तब वह प्रक्रिया होना भी बंद हो जाता है। इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलने पर दूसरी प्लेट पर कॉपर की परत एकत्रित होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड में जाता है और इस विलयन में एक तांबे की प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से और कार्बन के छड़ लेकर उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है ना। किसको? कॉपर को धन ध्रुव से और कार्बन को ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है ना, जिससे तांबे से कॉपर या कॉपर के प्लेट से निकलकर कॉपर जो है विलयन में घुलते जाता है और विलयन में जो कॉपर रहता है वह कार्बन की छड़ में जमा होते जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में भी सफलता प्राप्त होती है ना। अब विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी पदार्थ की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके उपयोग। कार के कुछ भागों, जैसे कार का बाहरी वाला हिस्सा होता है ना, और नल की टोंटी होती है, इसी प्रकार गैस का बर्नर, साइकिल का हैंडल, है ना, और मोटरसाइकिल जैसे इसका रिंग, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम महंगा है, इसलिए पूरी वस्तु को क्रोमियम से नहीं बनाया जाता है ना, वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो सस्ती धातुएं होती हैं उन पर महंगी धातु जैसे सोने और चांदी की परत चढ़ा करके मार्केट में उसको बेचा जाता है, और चमक की वारंटी जो है 6 माह का दिया जाता है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरा उपयोग है विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी की जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। ये दूसरा उपयोग हो गया। विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब हम और इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो डिब्बे होते हैं, है ना, उनके अंदर भी या ऊपर या बाहर विद्युत लेपन विधि द्वारा किसी दूसरे पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। जैसे टीन की परत चढ़ाने पर खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते, जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। और जैसे पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए भी लोहे का उपयोग किया जाता है, जिसे जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, आप देखते हैं एक नज़र सेल पर। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए सेल का उपयोग करते हैं, है ना।
जैसे ट्रांजिस्टर चलाना है, टार्च जलाना है, घड़ी जलानी है, आजकल रिमोट कंट्रोल है ना, और विभिन्न प्रकार के खिलौनों आदि में भी सेल का उपयोग किया जाता है। अब बहुत सारे सेलों को जोड़ करके बैटरी बनाई जाती है और बैटरी का उपयोग भी लाउड स्पीकर चलाने में, बैंड बाजा बजाने में, है ना, आदि आदि कार्यों में किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं सेल के बारे में, सेल की बनावट कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वोल्टी सेल। चित्र में आप लोगों को वोल्टी सेल दिखाई दे रहा है ना। ये एक इलेक्ट्रोड है या एक छड़ है जो कि तांबे का बना हुआ है। एक तांबे की प्लेट है जिसको कि एनोड कहते हैं। दूसरा जो छड़ है, दूसरा जो प्लेट है वह जस्ते की बनी हुई है जिसको कि कैथोड कहते हैं। इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है, जबकि इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो यही विद्युत अपघट्य पदार्थ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अपघटित होता है। और ये एक कांच का पात्र है। ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। यहाँ से तार से जोड़ करके ये बल्ब में जोड़ दिया गया है। बल्ब और प्लेट के बीच में एक कुंजी लगाई जाती है जो परिपथ को खुला और बंद करने में मदद करती है ना। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम सन 1796 ईस्वी में इटली के एक वैज्ञानिक जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा ने लगातार विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए एक सफल प्रयास किया। उन्होंने पाया कि यदि विभिन्न धातुओं की दो प्लेटों को इस प्रकार से कांच की बर्तन में रखकर या कांच के बर्तन में एक अम्लीय विलयन डालकर, है ना, उसमें डुबो दिया जाए तो इन दोनों प्लेटों के बीच जोड़े गए परिपथ में, जैसे ये जोड़ा गया परिपथ है ना, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा का यह स्रोत उसके आविष्कारक के नाम पर वोल्टी सेल रखा गया, क्योंकि उसका नाम अलेसांद्रो वोल्टा था, है ना, इसलिए उसका नाम वोल्टी सेल ही रखा गया। सेल के विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं और धातु प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये धातु का प्लेट है, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसमें जिस विलयन का उपयोग किया जाता है उसको विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। वोल्टी सेल के एनोड तथा कैथोड किन धातुओं के बने होते हैं, क्या आप इसमें बता सकते हैं? निश्चित रूप से इसमें जो एनोड दिख रहा है वह तांबे का है और कैथोड दिख रहा है वह जस्ते का है। तो इस प्रकार से ये वोल्टी सेल है जिसको कि उसके आविष्कारक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ही रखा गया था। अब हम आगे चल के शुष्क सेल के बारे में देखते हैं। शुष्क सेल मुख्य रूप से सभी के घरों में उपयोग किया जाने वाला है। इसका उपयोग जो है ट्रांजिस्टर, रेडियो और कई खिलौनों में उपयोग में आने वाला सेल है। इसको शुष्क सेल कहते हैं। आप जानते हैं कि इसकी बनावट किस प्रकार की होती है? बैटरी तो सेल तो अब सब लोग देखे हैं, है ना, लेकिन उसकी बनावट कैसी होती है आप जानते हैं? नहीं जानते, है ना। तो चलिए अब हम इसकी बनावट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, है ना। अब उसको जानने के लिए हम एक पुराना उपयोग में लाया जा चुका सेल को लेंगे और उसके ऊपर में या तो गत्ता होता है या फिर टीन होता है ना, उसके आवरण को हटा करके अंदर के मटेरियल को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इसमें जिंक का एक बेलनाकार बर्तन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये गोलाकार जो दिख रहा है ये बर्तन होता है, ये जिंक का होता है। ये जस्ते का बर्तन लिखा हुआ है तो ये रेड कलर का दिख रहा है यहाँ से ऐसे करके, है ना, ये जस्ते का बर्तन होता है जो कि ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। ये ऋणात्मक ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसके अंदर, इसके बीच में, यहाँ अंदर में नौसादर या अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य पदार्थ, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। ये देख लीजिए, जिंक क्लोराइड, नौसादर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरा रहता है। ये खाली स्थान जो दिख रहा है हल्का हल्का वाइट कलर का, है ना, इसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, नौसादर और जिंक क्लोराइड को पेस्ट बना करके भर दिया जाता है। पात्र के मध्य में मलमल की एक थैली होती है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मलमल की थैली, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड
कार्बन का चूर्ण, नौसादर और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा रहता है। ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक। इसको बीचों बीच कार्बन की एक छड़ होती है। ये हम सेल को तोड़ते हैं तो उसमें हमको एक पेंसिल की लीड जैसे काले कलर का दिखता है, जिसको हम लोग ग्रेफाइट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये कार्बन की एक छड़ होती है जिसका ऊपरी सिरा, ये ऊपरी सिरा एक पीतल की टोपी से ढकी रहती है। कार्बन का यह छड़ धन इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। जस्ते का ये बेलनाकार बर्तन ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करता है और ये धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। पात्र के मुख को चपड़े या पिच से बंद कर दिया जाता है। इसके मुख को चपड़े या पिच से बंद किया जाता है। इस पर एक बारीक छिद्र होता है। यहाँ पर एक बारीक दिखाई नहीं देता है लेकिन छिद्र होता है ना, जिससे उसके अंदर रासायनिक क्रियाओं के होने से बनने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए रखा जाता है। अब हमको मान लीजिए अधिक विद्युत धारा प्राप्त करना है, तब हम क्या करेंगे? तब की स्थिति में हम दो या दो से अधिक सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। मतलब एक का धन ध्रुव तो दूसरे का ऋण ध्रुव। जैसे मान लीजिए टोपी वाला हिस्सा है, वह यहाँ पर पीछे लगेगा, फिर टोपी वाला हिस्सा उसके पीछे लगेगा। तो इस प्रकार से उसको श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। सेलों की इस श्रेणी को बैटरी कहते हैं। जब सेल जो है बहुत सारा एक साथ जोड़ दिया जाता है तब की स्थिति में उसको बैटरी कहते हैं। जब किसी सेल का संपूर्ण क्रियाकारक मतलब इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन है ना, चूर्ण, नौसादर, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नौसादर और जिंक क्लोराइड, ये पूर्ण रूप से क्रियाफल में बदल जाते हैं, तब की स्थिति में वहाँ से विद्युत धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। और इस स्थिति में सेल को मृत सेल कहा जाता है ना। और फिर अनुपयोगी शुष्क सेल को निकाल करके फेंक दिया जाता है। अब हम देखेंगे बटन सेल। बटन सेल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बटन मतलब छोटा सा रहता है, गोल, है ना, कुर्ते के बटन जैसे। तो बटन सेल ऐसा ही शुष्क सेल है जो एक छोटे बटन की भांति दिखाई देता है, जिसमें जिंक या एल्यूमिनियम का एनोड और सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड या का कैथोड और सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। बटन सेल चूँकि आकार में छोटे होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, है ना, और अत्यधिक समय तक चलने वाले होते हैं, अत्यधिक शक्तिशाली भी होते हैं। आप लोग देखे होंगे खिलौनों में ये लगा रहता है ना, जो छोटे छोटे टार्च होते हैं उसमें भी ये बटन सेल लगे होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। हमारा जो बड़ा वाला सेल होता है इस प्रकार का, ये उतना लंबा समय नहीं चलता जितना कि बटन सेल चलता है ना। और इसको जो है कैलकुलेटरों में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग जो है कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की, जैसे कैलकुलेटर है, हाथ की घड़ियां हैं, और जैसे श्रवण यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से हम लोग सुन पाते हैं, तो ऐसे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सौर सेल। सौर सेल के बारे में लगभग सभी लोग, आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे। सरकारी भवनों में छत के ऊपर में एक छतरी जैसे, एक प्लेट जैसे सफ़ेद कलर का टंगा हुआ देखे भी होंगे, है ना। इसका कार्य होता है कि सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देता है। और उसमें एक साधारण सौर सेल सिलिकॉन की दो परतों से बना होता है ना। सिलिकॉन की दो परत होती है, उसी से बना होता है। निचली परत में बहुत थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक मिला दिया जाता है। उसका जो निचले वाला जो परत होता है, थोड़ा सा उसमें आर्सेनिक मिलाया जाता है। यह धनात्मक परत होती है। ऊपरी परत में बोरोन बहुत ही कम मात्रा में मिला रहता है, यह ऋणावेशित परत होती है। सिलिकॉन जो मिला दिया जाता है वह, सिलिकॉन की परत होती है दो परत। निचली परत में आर्सेनिक मिलाया जाता है जो कि धनात्मक परत होता है, और ऊपरी सिरा में बोरोन, है ना। सिलिकॉन की दो परत होती है, निचली परत में आर्सेनिक मिलाया जाता है जो कि धनात्मक परत होती है, और ऊपरी सिरा बोरोन मिलाया जाता है जो कि ऋणात्मक परत होती है। जब इस व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है तो वह दोनों परतों के बीच विद्युत परिपथ जोड़ने पर उसमें क्षीण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा के इस परिमाण को बढ़ाने के लिए कई सौर सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे उसकी क्षमता जो है अधिक
बढ़ जाती है ना। आप तो बिल्कुल निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इस प्रकार विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यहीं समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक नए पार्ट का जो है पार्ट को लेकर के आएंगे और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।